क्या पैसा जिसका हम और आप दैनिक जीवन में विनिमय के लिए उपयोग करते हैं सरकार का है? मैंने पिछले वीडियो में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली, मुद्रा व्यवस्था पर बात किया था और इन विषयों को ठीक से समझाने का प्रयास किया था। कई मित्रों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं और बताया है कि यह काफ़ी कठिन विषय है और शायद उनकी समझ में नहीं आया। वैसे यह काफ़ी रोचक विषय है क्योंकि हम सभी का जीवन किसी न किसी रूप में इस विषय के द्वारा प्रभावित होता है और मुद्रा हमारे गृहस्थ जीवन का प्रमुख अंग है और हम सभी को यह किसी न किसी रूप में छूता है। इसलिए आइए हम इसे एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में मुद्रा कैसे छपती है, कैसे इसकी सप्लाई की जाती है और यह पैसा किसका है, क्या यह भारत सरकार का है और इसकी मालिक कौन है, इसे छापने का और बाज़ार में या समाज में इसको सप्लाई करने का अधिकार किसके पास है। हम इन सब चीज़ों को फिर से देखने का प्रयास करेंगे। वैसे यह बहुत आसान विषय है और समझने में बेहद आसान है। बस यह इतना आसान है समझने में कि दिमाग चकरा जाता है। क्या पैसा जिसका हम और आप दैनिक जीवन में विनिमय के लिए उपयोग करते हैं सरकार का है? पैसा छापने और जारी करने का अधिकार किसके पास है? अक्सर लोग समझते हैं कि पैसा सरकार का है और वही इसे छापती और जारी करती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पैसा या विनिमयशील मुद्रा को छापने और उसकी आपूर्ति का अधिकार रिजर्व बैंक के पास है, जो भारत का केंद्रीय बैंक है और लगभग एक स्वायत्त संस्था है। यह आश्चर्यजनक रूप से सच है कि भारत सरकार भारतीय मुद्रा या रुपए की मालिक नहीं है और आवश्यकता पड़ने पर या समाज में वित्तीय प्रवाह को बनाए रखने के लिए सरकार को रुपए रिजर्व बैंक से ऋण के रूप में लेने होते हैं, जिन्हें नियमानुसार निश्चित अवधि के बाद रिजर्व बैंक को ब्याज समेत वापस करना होता है। इसका अर्थ है समाज में पैसे को जारी करने और उसकी मात्रा को नियंत्रित करने का अधिकार सरकार के पास ना होकर रिजर्व बैंक के पास है और रिजर्व बैंक देश में पैसे या मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करते हुए अपरोक्ष रूप से सरकार पर वित्तीय नियंत्रण रखता है। साथ ही बाजारों में मौजूद व्यावसायिक बैंक जनता को कर्ज देते हैं और समाज में पैसे की मात्रा और आपूर्ति को नियंत्रित करते हुए लोगों की आमदनी को नियंत्रित करते हैं। इन बैंकों का प्रमुख उद्देश्य यह रहता है कि समाज में मुद्रा की मात्रा इतनी न हो जाए कि सबकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और इसकी कमी बनी रहे, ताकि लोगों में असुरक्षा और स्पर्धा बनी रहे और सबको आभासी या कृत्रिम रूप से पैदा किए गए वस्तुओं और सेवाओं के अभाव का संकट सदैव महसूस होता रहे। अब अगर समाज में पर्याप्त मुद्रा नहीं होगी तो बाजार में वस्तुओं की भरमार होने और सबको उनकी आवश्यकता होने के बाद भी उन्हें खरीदा और बेचा नहीं जा सकेगा, क्योंकि उनके बदले में चुकाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। कारखानों, कंपनियों और सरकारी गैर सरकारी विभागों में लोगों के सेवाओं की आवश्यकता होने के बाद भी सबको नौकरियां नहीं दी जा सकेंगी, क्योंकि उनको भुगतान करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होगी। इस तरह से देश और समाज में भुखमरी के से हालात पैदा हो जाएंगे और पर्याप्त मात्रा में भोजन या उपभोक्ता सामग्री होने के बाद भी वह जरूरतमंदों तक नहीं पहुँच पाएगी और खेतों या बाजारों में ही सड़ने लगेगी, जिससे किसान और उद्योगपति या व्यवसायी अपार नुकसान उठाते हैं और नौकरियों से छटनी तक करने की नौबत आ जाती है। दरअसल आज भी समाज या देश में इतना अनाज या सुविधाएं और सेवाएं पैदा की जा सकती हैं कि सबको पर्याप्त भोजन दिया जा सके और उनकी लगभग सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, लेकिन ऐसा करने की राह में रोड़ा बनती नजर आती है हमारी आधुनिक मुद्रा व्यवस्था और उनको छापने और जारी करने का अधिकार रखने वाली वित्तीय संस्थाएं यानी बैंक। इस तरह हम देखते हैं कि बैंकों के माध्यम से जन सामान्य की आमदनी को नियंत्रित करके दरअसल जनसाधारण को नियंत्रित किया जाता है या आर्थिक गुलाम बनाया जाता है। यह आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था, जो ब्रिटिश और अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था का एक अंग है, दरअसल नए तरह की गुलामी की व्यवस्था है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश लोगों और देशों को इस बैंकिंग और वित्तीय कुव्यवस्था के बल पर आर्थिक गुलाम बनाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। इस आधुनिक मुद्रा व्यवस्था में लोचे ही लोचे हैं। पैसा समाज और देश में जारी किया जाता है कर्ज के रूप में और अब इसके मूल्य निर्धारण का आधार सोना या चांदी नहीं है, बल्कि अब इस मुद्रा का अपने आप में कोई मूल्य ही नहीं है। यह 2 रुपये से लेकर 2000 तक के मूल्य वर्ग के नोटों तक असल में पैसा ना होकर सिर्फ पैसे की रसीदें हैं, जिन्हें भारत सरकार गारंटी देती है और जिस पर लिखती है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। अब इन नोटों या रुपयों का इतना ही मूल्य है कि देश में इनसे ही विनिमय या खरीद फरोख्त की जा सकती है। सिर्फ यही मुद्रा देश में वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान का माध्यम या साधन है।
जैसा कि लोग सोचते हैं कि रुपए का नोट वापस करने पर रिजर्व बैंक उतने मूल्य का सोना या चांदी उन्हें प्रदान करेगा, ऐसा नहीं है। अब मुद्रा का गोल्ड स्टैंडर्ड समाप्त हो चुका है। लगभग 40 साल पहले इसे समाप्त कर दिया गया है। इसे फिएट मुद्रा कहते हैं और इसको मूल्य प्रदान करने का आधार कर्ज लेने वाले की संपत्ति होता है। जब कोई बैंक में कर्ज लेने जाता है तो बैंक उससे उसकी चल या अचल संपत्ति का विवरण मांगते हैं। मान लीजिए कि कोई ऋण लेने गया और उसने 3 लाख रुपए की ज़मीन का विवरण दिया, तो बैंक उससे शपथ पत्र लिखवाते हैं कि वह बैंक से ऋण लिए गए पैसों को निश्चित समय पर ब्याज समेत वापस करेगा और उसे रख लेते हैं। इसके बाद उस व्यक्ति के 3 लाख मूल्य की ज़मीन के मूल्य को विनिमयशील मुद्रा के रूप में बदलकर उसके खाते में 3 लाख रुपए लिख देते हैं, अर्थात उसके ज़मीन के मूल्य के बराबर नए पैसे बनाकर उसके खाते में लिख देते हैं और इसका आधार उसके द्वारा लिखकर दिया गया वह शपथ पत्र होता है। अर्थात बैंक ऋण लेने वाले को अपने पास रखे गए पैसों से कर्ज न देकर नया पैसा बनाकर उसे कर्ज देते हैं और उसके द्वारा दिए गए संपत्ति के विवरण से ही उन नए पैसों को मूल्य प्रदान करते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि या तो बैंक अपने पास रखे गए पैसों में से कर्ज दें या अपने पास रखे उतने मूल्य की संपत्ति के बल पर उतने रुपए छापें, बनाएं और उन्हें मूल्य प्रदान करें। लेकिन बैंक हमारी संपत्ति से ही उनके द्वारा बनाए गए पैसों को मूल्य प्रदान करते हैं, मतलब हमारे जेब से मूल्य चुराते हैं। इससे मुद्रा का अवमूल्यन होता है, समाज में पैसे की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और महंगाई आती है। इस तरह से महंगाई आधुनिक बैंकिंग प्रक्रिया का हिस्सा है। आधुनिक बैंकिंग का नियम है कि बैंकों को अपने पास जमा और कर्ज के रूप में बांटे गए कुल पैसों का सिर्फ 10% रिजर्व के रूप में रखना होता है। इसे आंशिक रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। अब जब समाज में महंगाई बहुत बढ़ जाती है तो इसे नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक रिजर्व रेशियो को बढ़ा देता है, जिससे बैंकों को अपने पास पैसों का अधिक प्रतिशत रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है और कर्ज महंगा हो जाता है। अब लोग कर्ज लेना कम कर देते हैं और समाज में पैसों की आपूर्ति कम हो जाती है। इससे समाज में पैसों की कमी हो जाती है और लोगों के पास विनिमय के लिए पर्याप्त मुद्रा न होने के कारण खरीद फरोख्त बहुत कम हो जाती है और देश में मंदी आ जाती है। इस तरह महंगाई और मंदी आधुनिक बैंकिंग प्रक्रिया का दुष्परिणाम है और कई बार तो यह बैंकों द्वारा जानबूझकर अपने निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पैदा की जाती है। बैंक अपने पास रखे पैसों से ऋण नहीं देते हैं बल्कि नया पैसा हवा में से छाप कर देते हैं। इसे क्रेडिट कार्ड के उदाहरण से समझा जा सकता है। जब आप किसी दुकान पर खरीदारी करते हैं और क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो दुकानदार आपको POS मशीन से एक रसीद निकाल कर देता है, जिस पर आपके द्वारा खरीदे गए सामानों के मूल्य को चुकाने का वचन देने की बात लिखी होती है। यह रसीद एक तरह से बैंक से ऋण लेते समय लिखकर दिए जाने वाले शपथ पत्र की तरह काम करती है। फिर दुकानदार इस रसीद पर आपसे हस्ताक्षर करवाता है और हस्ताक्षर करते ही वह रसीद पैसा बन जाती है। अब इसके बाद दुकानदार इन रसीदों को अपने बैंक में जमा करा देता है, जहां से ये रसीदें संबंधित क्रेडिट कार्ड कंपनी को भेज दी जाती हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनी इस रसीद को ग्राहक के बैंक को भेज देता है, जहां ग्राहक का खाता होता है और बैंक उस रसीद को रखकर ग्राहक के खाते में उतनी रकम ऋण के रूप में लिख देते हैं, जिसे निर्धारित अवधि के बाद ग्राहक द्वारा बैंक को चुकाना होता है या बैंक ग्राहक से वसूलते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में हमने देखा कि बैंक ने ग्राहक को एक भी पैसा दिए बिना उसके द्वारा हस्ताक्षरित रसीद के बल पर नया पैसा बना लिया। यह है बैंकों की जालसाजी। विश्व की यह संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड और अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित और नियंत्रित की जाती है, जिसका नियंत्रण मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है। जी हाँ, ये प्राइवेट संस्थाएं हैं और ब्रिटेन व अमेरिका भी इनके मालिकों के इशारे पर नाचते हैं। इसके बाद इन लोगों ने अपने कुत्सित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय बैंक ऑफ सेटलमेंट जैसी संस्थाओं का निर्माण करवाया और पूरी दुनिया को इन संस्थाओं के माध्यम से और कर्ज की ताकत से नियंत्रित करते हैं। संसार के 70% तक संसाधनों पर इनका परोक्ष या अपरोक्ष नियंत्रण है। इस तरह से हमने देखा हमारी आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था किस तरह से हम लोगों को मूर्ख बनाती है और इसके द्वारा किस तरह से लोगों को आभासी कमी, सेवाओं या वस्तुओं की आभासी कमी का एहसास कराया जाता है और उनके स्पर्धा के लिए विवश किया जाता है। इस तरह से आपस में गला काट स्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है और समस्त सेवाएं और उपभोक्ता वस्तुओं की समाज और बाजार में भरमार होने के बावजूद भी
मुद्राओं की कमी के कारण लोग उनका उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक हाथ से दूसरे हाथ तक जा नहीं सकता है, क्योंकि उनकी खरीद फरोख्त के लिए मुद्राओं को जानबूझकर बैंकिंग व्यवस्था में बैठे लोगों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और लोगों का शोषण किया जाता है।